वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। शाम का आसमान आज किसी गहरे नीले समंदर की तरह लग रहा था। सूरज की आखिरी किरणें बादलों के पीछे ऐसे छिप गई थी जैसे वे भी आने वाले खतरे से डरी हुई हो। बरगद के पुराने और विशाल पेड़ पर बना चिक्की चिड़िया का छोटा सा लकड़ी का घर तेज हवाओं के थपेड़ों से रह रहकर कांप उठता था। माँ देखिए ना, आसमान कितना काला पड़ गया है। हवा इतनी तेज चल रही है। माँ, क्या हम सुरक्षित है? माँ, पिछली बार जब ऐसी आंधी आई थी तो हमारा तिनकों वाला घोंसला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अगर आज फिर से वैसी आंधी आ गई तो हमारा नया घर भी टूट जाएगा। हम इस कड़ाके की ठंड और बारिश में कहाँ जाएंगे माँ? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हवा की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ ही उखड़ जाएगा। माँ, आप हमें ऐसे छोड़कर कहीं मत जाना। हमें बहुत डर लग रहा है माँ। मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत। याद रखो, ये घर हमने अपनी मेहनत और पक्के इरादों से बनाया है। बरगद की ये जटाएं और इसकी मजबूत डालियां हमारी रक्षा करेंगी। जब तक हम सब एक दूसरे का हाथ थामे साथ है, कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, सब अपनी आंखें बंद करो और मेरे पास करीब आ जाओ। चिक्की अभी बच्चों को दिलासा दे ही रही थी कि तभी बिजली कड़कने की एक भयानक आवाज हुई और हवा के एक झोंके ने बरगद की एक पुरानी सूखी टहनी को जड़ से मरोड़ दिया। वो भारी टहनी जोर से टूटकर चिक्की के घर की छत से टकराती हुई नीचे गिर पड़ी। पूरा घर किसी खिलौने की तरह झटके से हिल गया। माँ बचाओ, माँ घर गिर रहा है। देखो, छत से धूल गिर रही है। हम सब नीचे गिर जाएंगे माँ। चिक्की का कलेजा मुंह को आ गया। उसने बिना एक पल गवाए अपने तीनों बच्चों को अपने पंखों के घेरे में कसकर दबा लिया, जैसे वो अपनी ममता से पूरी दुनिया की आंधी को रोक लेगी। चिक्की की आंखें नम थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल किसी बिजली की तरह लगातार गूंज रहा था। कब तक, आखिर कब तक हम ऐसे ही हर आती जाती आंधी से डरते रहेंगे? कब तक मेरे बच्चे हर रात मौत के साए में रहेंगे? माँ, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हाँ गोलू, आज की रात आखिरी रात है जब हम इस तरह डर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ बच्चों, अगली बार जब तूफान आएगा तो तुम डरोगे नहीं, बल्कि अपने पक्के घर के अंदर बैठकर मजा लोगे। पूरी रात तूफान और डर के साए में बीत गई। जब सुबह हुई तो आसमान साफ था, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे हर तरफ टूटी हुई टहनियां और पत्तों का ढेर लगा था। चिक्की और उसके बच्चे थके हुए थे, पर तभी अचानक नीचे सड़क की तरफ से धप्प की एक आवाज आई। आवाज के साथ ही हवा में एक अजीब सी सौंधी और चटपटी खुशबू फैल गई, जो जंगल के किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। माँ, जरा नीचे देखिए, सड़क के किनारे कुछ गिरा है। कोई आदमी अपनी साइकिल से जा रहा था और उसका डिब्बा गिर गया। उसमें से कोई बड़ी अजीब सी चीज बाहर निकल कर आई है। चिक्की ने अपनी आंखें मलते हुए नीचे देखा। सड़क के किनारे एक बड़ा गोल और मोटा पिज्जा पड़ा था। वो किसी बड़े पहिए जैसा लग रहा था, जिसके ऊपर लाल और पीली चीजें चिपकी थी। माँ, ये क्या है? क्या ये कोई खाने की चीज है? इसकी खुशबू तो कमाल की है। रुको टीपू, पहले मुझे देखने दो। ये तो बहुत बड़ा और भारी है। देखो, इसका निचला हिस्सा कितना सख्त और मजबूत लग रहा है, जैसे कोई लकड़ी का तख्ता हो, और ऊपर की परत कितनी मोटी है। माँ, क्या ये हमारे काम आ सकता है? देखिए ना, ये तो हमारी छत से भी बड़ा और पक्का लग रहा है। चिक्की के दिमाग में एक विचार आया। उसने पिज्जा के उस सख्त बेस को गौर से देखा और फिर अपने टूटे हुए घर की छत को। उसे लगा जैसे कुदरत ने उसे पक्का घर बनाने का इशारा दे दिया है। वो सोचने लगी कि अगर वो इस सख्त बेस को अपने घर के ऊपर लगा दे तो तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिक्की अभी उसे उठाने की जुगत लगा ही रही थी कि तभी फड़फड़ाते हुए कालू कौवा पास की डाल पर आ बैठा। काओ काओ चिक्की, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी नजरें उस गोल गोल चीज पर जमी हैं। तुम सोच रही हो ना कि इसकी सख्त परत को अपने घर की छत बना लो ताकि बारिश से बच सको। कालू भाई, तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए? देखो ना, ये कितना मजबूत है, जैसे कोई लकड़ी का ढाल हो। चिक्की, ये इंसानों का पिज्जा है। नीचे से तो ये पत्थर जैसा मजबूत है और तुम्हारे घर की छत के लिए एकदम सही है, लेकिन इसकी चटपटी खुशबू बड़ा खतरा बुला सकती है। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? खतरा? कैसा खतरा कालू भाई? ये तो बस एक खाने की चीज है।
यही तो मुसीबत है। लोमड़ी फुनकी की नाक बहुत तेज है, उसे शहर के खानों का चस्का लगा हुआ है। अगर उसे इस पिज्जा की खुशबू मिली तो वो इसे पाने के लिए बरगद के पेड़ पर चढ़ जाएगी और तुम्हारा घर तहस नहस कर देगी। अगर घर को पक्का बनाने की कीमत बच्चों की जान का खतरा है तो क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? पर फुनकी तो खुशबू सूंघकर वैसे भी यहाँ आएगी ही। चिक्की कुछ पल चुप रही। हवा, टूटी टहनी और बच्चों की डरी आंखें सब उसकी सोच में घूमने लगे। अगर फुनकी खाने के लिए आए और उसे खाना ही ना मिले तो? मतलब हम इस पिज्जा को अपना घर बनाएंगे, लेकिन इसकी खुशबू पूरी तरह मिटा देंगे। चिक्की तुरंत फड़फड़ाते हुए उड़ी और कुछ ही देर में अपनी सहेलियों कानी गिलहरी और झुमकी खरगोशनी को साथ लेकर वापस आ गई। देखो दोस्तों, ये पिज्जा हमारे घर को पत्थर जैसी मजबूती दे सकता है, पर इसकी खुशबू दुश्मन को बुलावा दे रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल चिक्की, तुम चिंता मत करो। मैं अभी जंगल के कोने कोने से सूखे पत्ते और टहनियां बिन कर लाती हूँ। हम इस पिज्जा को पत्तों के नीचे ऐसा छुपा देंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और मैं इस पर गीली मिट्टी का लेप लगा दूंगी। मिट्टी की सौंधी महक इस पिज्जा की चटपटी खुशबू को पूरी तरह दबा देगी। लोमड़ी तो क्या, कोई परिंदा भी इसे पहचान नहीं पाएगा। फिर क्या था, तीनों सहेलियां जुट गई। कानी ने पत्तों का जाल बिछाया, झुमकी ने मिट्टी से उसे लेप दिया और चिक्की ने अपनी चोंच से टहनियों को सेट कर दिया। अब वो पिज्जा खाने की चीज नहीं, बल्कि चिक्की के घर के ऊपर एक मजबूत मिट्टी का कवच बन चुका था। रात गहरी हुई, जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई और दो चमकती हुई पीली आंखें अंधेरे में दिखाई दी। ये फुनकी लोमड़ी थी। खुशबू तो शहर वाली थी, यहीं कहीं से आ रही थी। वो चटपटा पिज्जा कहाँ गया? मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। फुनकी सूंघते हुए बरगद के पेड़ पर चढ़ी। उसने चिक्की के घर के ऊपर बने उस नए और सख्त ढांचे को सूंघा। मिट्टी और सूखे पत्तों की वजह से उसे पिज्जा की खुशबू का नामो निशान नहीं मिला। उसने गुस्से में उस सख्त ढांचे पर अपने नुकीले दांत गड़ाए। मेरे दांत! ये तो कोई पुराना सख्त पत्थर है। यहाँ कोई पिज्जा नहीं है, सिर्फ सूखी मिट्टी और लकड़ी है। बेकार में इतनी मेहनत की। गुस्से और हार मानकर फुनकी अपनी पूंछ दबाकर वापस घने जंगल की ओर भाग गई। घर के अंदर दुबके चिक्की और उसके बच्चों ने सुकून की सांस ली। सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण बरगद के पेड़ पर पड़ी। रात भर तेज हवाएं चली, पर पिज्जा की छत वाला वो घर अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ। चिक्की के बच्चों ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वे खुशी से झूम उठे। चिन्नी एक मेहनती और समझदार चिड़िया थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। इसलिए जंगल में उसके पास एक मजबूत घोंसला भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत स्वाभिमानी थी। पूरे दिन वो दाना चुग कर लाती, अपने बच्चों को खिलाती, फिर उनके परों को अपनी चोंच से सहलाते हुए कहानियां सुनाती। लेकिन उस दिन आसमान में जो काली घटाएं छाई थी, वो एक साधारण बारिश की नहीं, एक बड़ी आफत की निशानी थी। नीचे जमीन पर खरगोश परिवार अपने बिल को मजबूत कर रहा था। मोरनी राधा अपने पंख समेटकर एक सूखी चट्टान के नीचे दुबकी हुई थी और कौवा कालू एक ऊंचे पेड़ से सब कुछ देख रहा था। बच्चों, तुम यहीं रुकना। मैं कुछ सूखे तिनके और पत्ते लाकर घोंसले को और मजबूत करती हूँ। बारिश जोर की होगी। माँ, क्या हमें उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए? हमारे पंख अभी इतने मजबूत नहीं है बेटा, हमें यहीं रहकर लड़ना होगा। संभल कर रहना। चिन्नी पेड़ से नीचे उड़ती है और सूखे तिनके ढूंढने लगती है। ओ चिन्नी, तू अभी यहीं रह रही है? ये पेड़ तो आधा सड़ चुका है। एक तेज हवा आएगी और ये गिर जाएगा। मुझे कहीं और जगह नहीं मिली कालू। मेरे बच्चों के लिए यही कुछ बचा है। तू उड़कर दूर जा सकता है, मैं नहीं। इसी बीच खरगोशिन झुमकी, जो नीचे बिल में छुपी थी, बाहर झांकती है। अरे चिन्नी बहन, नीचे आ जाओ। हमारे बिल में थोड़ा सा कोना है, अगर चाहो तो अपने बच्चों को ले आओ। नहीं झुमकी, शुक्रिया, लेकिन मेरा घोंसला मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तेज हवा चलती है, आसमान में बिजली चमकती है, पेड़ के पत्ते उड़ने लगते हैं। चिन्नी तिनकों की गठरी चोंच में पकड़े हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। माँ कब आएंगी टीपू?
मुझे डर लग रहा है मीना, माँ की कहानियां याद आ रही हैं। उसी समय मोरनी राधा बोल उठती है, जो पास के पेड़ के नीचे बैठी थी। ओ चिन्नी, अगर घोंसला बच ना सका तो हमारे साथ चलना, तुम्हें और बच्चों को अपने पंखों में छुपा लूंगी। धन्यवाद राधा बहन, अभी तो कोशिश करना ही हमारा धर्म है। बरसात शुरू हो चुकी थी। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें नीम के पुराने पत्तों को भेद रही थी। चिन्नी ने बड़ी मुश्किल से तिनकों को फंसाकर घोंसले के चारों ओर एक ढाल बनाई, ताकि बच्चे भीग ना जाए। पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब चुनौती केवल पानी से नहीं थी, बल्कि ठंडी हवा, टूटे हुए डाल और चिन्नी की थकान से भी थी। बारिश अब लगातार तेज हो चुकी थी। चिन्नी का घोंसला कांप रहा था, जैसे हर पल बिखर जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार अपने पंखों से बच्चों को ढकती, उन्हें गर्म रखने की कोशिश करती। नीचे झुमकी खरगोशिन अपने बच्चों को सुला चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार ऊपर की ओर जा रहा था, उस चिड़िया की ओर जो अपने पंखों से तूफान को मात देने में जुटी थी। चिन्नी, तू पागल हो गई है क्या? अब भी वहीं बैठी है। पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। मैं अपनी कोशिश से पीछे नहीं हट सकती कालू। जब तक मेरा शरीर जिंदा है, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। माँ यही है मेरे बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। बिजली फिर चमकती है, एक डाली गिरती है और पेड़ का संतुलन बिगड़ता है। पेड़ की जड़ें हिलने लगती है। चिन्नी, जल्दी नीचे आ जा, ये पेड़ अब नहीं टिकेगा। हे ऊपर वाले, बच्चों को बचा ले, मेरी जान ले ले, पर इन नन्हे पंखों को छूना मत। झुमकी खरगोशन घबराकर अपने बिल से बाहर आती है। राधा बहन, कुछ करना होगा, पेड़ झुक रहा है। वो चिड़िया और उसके बच्चे। मेरे पंखों में ताकत नहीं बची, लेकिन अगर कालू मदद करे तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं उड़कर मदद लाता हूँ। जंगल के कोने में उल्लू बाबा रहते हैं। वो पुराने पेड़ों को बचाने की विद्या जानते हैं। तो जा कालू, तेरे पंख सबसे तेज है। कालू बिजली और बारिश के बीच उड़ जाता है। पेड़ अब और झुक चुका था। चिन्नी अब पत्तों से टूटे हुए हिस्से बंद कर रही थी। नीचे से खरगोशिन, झुमकी और राधा बार बार चिल्ला रही थी। जंगल की बाकी चिड़ियां भी छांव में छुपी थी, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उस पेड़ के पास जाए। इसी बीच जंगल के पीछे की ओर से कुछ चमकदार आंखें दिखाई दी। कालू कौआ आंधी तूफान के बीच जंगल के पीछे वाले हिस्से की ओर उड़ता गया। वहां एक पुराना बटवृक्ष था, जहां जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार जीव रहते थे, उल्लू बाबा। उनके बारे में कहा जाता था कि वे रात के सन्नाटे में पेड़ों की आवाजें भी सुन लेते थे। इधर चिन्नी अब थक चुकी थी, लेकिन उसके पंख अब भी बच्चों पर तने थे। घोंसला भीग चुका था, पेड़ अब लगभग झुक गया था और एक आखिरी झोंका उसकी जड़ें उखाड़ सकता था। माँ, क्या हम सब मरने वाले हैं? नहीं बेटा, जब तक माँ जिंदा है, मौत पास नहीं आ सकती। ठीक उसी समय कालू कौआ उल्लू बाबा के पेड़ पर पहुंचता है। बाबा, जल्दी चलिए, चिन्नी और उसके बच्चे, वो पेड़ गिरने वाला है। मैं जानता हूँ कालू, उस पेड़ की आह मुझे कल रात से ही सुनाई दे रही थी। चलो, मेरे पास एक उपाय है। उल्लू बाबा उड़ते हैं। उनके पंख चमकदार थे और आंखों में एक अलग चमक थी। कालू उनके साथ लौटता है। जैसे ही उल्लू बाबा पेड़ के पास पहुंचे, राधा और झुमकी ने राहत की सांस ली। अब उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्लू बाबा, जल्दी कुछ कीजिए, चिन्नी अब भी बच्चों को ढके बैठी है। घबराओ मत। चन्नी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ बाबा। बस थोड़ा और धैर्य रखो, मैं इस पेड़ की आत्मा को पुकारूंगा, वो अब भी जाग रही है। उल्लू बाबा आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनकी आवाज भारी होती जाती है, जैसे जंगल की आत्मा को छू रही हो। बिजली चमकती है, लेकिन इस बार पेड़ हिलना बंद हो जाता है। जड़ें जो ढीली हो गई थी, जैसे फिर से मिट्टी में जकड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? उल्लू बाबा जंगल के सबसे पुराने रक्षक हैं। ये पेड़ उन्हें सुनता है। माँ, घोंसला अब नहीं हिल रहा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली।
मैंने नहीं, तुम्हारे साहस ने उन्हें बचाया है। पेड़ ने तुम्हारे समर्पण को महसूस किया और गिरने से इनकार कर दिया। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन तूफान की ताकत जैसे टूट चुकी थी। जंगल के हर जीव की आंखों में राहत थी। चिन्नी के नन्हे बच्चों ने पहली बार चैन की नींद ली और आसमान में पहली बार एक नन्ही सी सुनहरी किरण दिखाई दी। अगली सुबह की पहली किरणें नीम के पुराने पेड़ की फूटी डालियों पर पड़ी। चिन्नी का घोंसला अब स्थिर था, लेकिन उसमें रात की लड़ाई के निशान बाकी थे। तिनके बिखरे थे, दीवारें भीगी थी और चिन्नी के पंख थक कर गिर चुके थे। नीचे जमीन पर राधा मोरनी, झुमकी खरगोशन और कालू कौवा सभी उस पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। उल्लू बाबा एक टहनी पर शांत बैठे थे, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम जानने आए हो। क्या लगता है अब वो घोंसला टिक पाएगा? अगर चिन्नी टिक गई तो घोंसला भी टिकेगा। माओ में पेड़ से ज्यादा जड़ें होती है। इसी बीच घोंसले से मीना की एक हल्की आवाज आती है। भाइयों, माँ अभी तक सोई है। शायद वो बहुत थक गई है। चिन्नी अपने पंख खोलती है, धीरे से मुस्कुराती है, बच्चों को अपने पंखों में समेटती है। जाग गए मेरे नन्हे बच्चों, माँ अब कहीं नहीं जाएगी। बच्चे उसके पंख से चिपक जाते हैं। नीचे राधा और झुमकी की आंखें भीग जाती है। बस करो सब, कोई देख लेगा तो कहेगा कालू कौवा रो रहा था। तू रोया नहीं कालू, तू बड़ा हो गया है। इस जंगल को अब तुम्हारी जरूरत है। उल्लू बाबा की बातें सबने ध्यान से सुनी। पेड़ अब शांत खड़ा था, मानो वो खुद भी चिन्नी को सलाम कर रहा हो। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। जंगल के एक कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी, जो सुबह की नमी के बीच किसी खतरे की आहट दे रही थी। तुम सबने सुना? ये कैसी आवाज है? कहीं वो शिकारी तो नहीं लौट आया? पिछले साल भी तो इसी मौसम में आया था। मैं जाकर देखता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबको बता दूंगा। रुको कालू, ये आवाज केवल शिकार की नहीं, इसमें किसी भूखे की सनक है। चिन्नी अपने बच्चों को संभालने में लगी रही, लेकिन अब उसके मन में डर की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। उस पेड़ को भले उसने और बाबा ने बचा लिया हो, पर जंगल अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जंगल के सन्नाटे में एक अजीब सी सरसराहट फैलती जा रही थी। बूंदों की जगह अब मिट्टी की सौंधी महक थी, लेकिन उस सौंधी महक के बीच में एक खतरे की गंध थी, कुछ ऐसा जो पहले भी आ चुका था और इस बार और भी चुपके से लौट आया था। कौवा कालू अब जंगल के उत्तर पश्चिम कोने की ओर उड़ चला। वहां उसे झाड़ियों में कुछ हिलता दिखा। ये आवाज तो किसी भारी जानवर की लगती है। कहीं वो शिकारी भालू तो नहीं? उसने देखा एक दुबला पतला भूखा जंगली नेवला पेड़ों की ओर से धीरे धीरे पेड़ों के बीच घुसता जा रहा था। मुझे बस एक आसान शिकार चाहिए, कोई नन्हा परिंदा भी चलेगा। कालू डरता है, लेकिन तुरंत वापस उड़कर पेड़ तक आता है। पेड़ के पास सभी एकत्रित होते हैं। नेवला आ रहा है और वो भूखा है, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं, ये जंगल हमारी माँ है और माँ की रक्षा बच्चे मिलकर करते हैं। नेवला अब पास आ चुका था। उसकी आंखें लाल थी और दांत बाहर निकले हुए। वो चिन्नी के पेड़ के नीचे रुक गया। ऊपर देखा, भीगे घोंसले में 3 नन्हे परिंदे। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी तू एक कदम और बढ़ा नेवले, तो मेरी चोट से तेरा रास्ता बंद हो जाएगा और मैं अपनी सुरंगों से इतनी मिट्टी उछाल दूंगी कि तू रास्ता भूल जाएगा। और मैं ऊपर से आकर तेरी आंखों में चोंच मार दूंगा। तुम सब मिलकर मुझे रोक सकोगे? मैं अकेला नहीं डरता। और अगर मैं कहूं कि पूरा जंगल तेरे खिलाफ है, तो क्या तब भी नहीं डरेगा? उल्लू बाबा की आंखें चमकती है और उनके पीछे पेड़ों से ढेरों जानवर, गिलहरियां, हिरण, लोमड़ी, बगुले एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भूखा हूँ लेकिन मूर्ख नहीं। तुम सबको एक साथ हराना नामुमकिन है। वो फुफकारता हुआ पीछे हटता है और झाड़ियों में गायब हो जाता है। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी। बादलों की चादर हटी और नीला आसमान मुस्कुराया। चिन्नी अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी।
जंगल में खुशी और गर्व की एक लहर थी। सबने मिलकर एक माँ और उसके बच्चों को बचाया था। पेड़ पर अब नए पत्ते निकलने लगे थे। घोंसले की मरम्मत भी सबने मिलकर की। गिलहरियां तिनके लाई, कालू ने सूखी पत्तियां बिछाई और राधा ने अपने कुछ नरम पंख दिए ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। माँ, क्या सब कुछ ठीक हो गया? हाँ मेरे बच्चों, अब सब ठीक है, क्योंकि जब पूरा जंगल एक साथ हो तो कोई मुसीबत टिक नहीं सकती। और यही इस जंगल की सच्ची ताकत है, एकता, साहस और प्रेम। अगर हम एकजुट होकर प्रेम और साहस से काम ले तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार मान जाती है। किसी का छोटा सा बलिदान भी पूरे जंगल को बचा सकता है।